हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटर क्लासेस। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस लॉ, जिसमें हम सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंडर जितने भी चैप्टर्स हैं उसे कवर करेंगे। सो यस, अगर आपको भी लगता है बिजनेस लॉ टफ, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बिजनेस लॉ समझाएंगे बहुत ही सिंपल, इजी एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। उसके साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जिसमें आपको पढ़ने का भी मजा आएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें हमारा पहला चैप्टर है सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के ऊपर करा जाता है। कुछ तो चीज होगी जिसके बेसिस पर ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो सेल ऑफ गुड एक्ट के अंडर कौन सा वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है? ओके, सो यस, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है उसका सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, विच मीन्स दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके ऊपर बेस्ड है? गुड्स के ऊपर, जिस पर गुड्स सेल करे जाते हैं एज वेल एज बाय करे जाते हैं। So, दोनों पार्टीज अग्री करती है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है गुड्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। सो अभी ये गुड्स का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, सो कोई भी किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज अ गुड्स कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर एक्शनेबल क्लेम है या फिर मनी है। एक्शनेबल क्लेम जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी के चेक जो है जो बाउंस हो चुका है, ओके, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, या फिर किसी कोई डेटर्स है, किसी की पेमेंट देने वाली है, या फिर मनी कह सकते हो आप रुपए की फॉर्म में। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ से वहां मूव नहीं कर सकती, उसे हम गुड्स की कैटेगरी में नहीं लेंगे। हम किन चीजों को गुड्स की कैटेगरी में लेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स को हम गुड्स कहेंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स को हम गुड्स कहेंगे, ग्रास को गुड्स कहेंगे, इवन की ट्रीज को गुड्स कहेंगे, और कोई भी किसी भी तरह की चीज जो लैंड के साथ अटैच है लेकिन बाद में हम उसे अलग कर सकते हैं, सो उसे भी हम गुड्स की कैटेगरी में लेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आप कहो ट्रीज कोई जमीन के साथ लगे हुए हैं, then these are the immovable property, but once these trees are cut, which means that it is separated from the land, ये जमीन से अलग हो चुके हैं। सो अब ये जो ट्रीज है वो मूवेबल कंडीशन में है, दैट्स वाई इसे गुड्स में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो ट्रीज लैंड के साथ अटैच है, देन इट इज नॉट कम्स अंडर गुड्स कैटेगरी। ओके, सो यस, ये एग्जाम्पल पहले ही समझा दिए मैंने। उसके बाद अभी सेल ऑफ गुड एक्ट में गुड्स जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, देन फ्यूचर गुड्स, एंड आफ्टर दैट कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। सो एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स हैं जो कि सेलर ओन करता है। ओन मीन्स वो उसका ओनर है, एज वेल एज वो सेलर की पोजेशन में है। हो सकता है मैं गुड्स की ओनर हूँ, मेरा मोबाइल फोन है, लेकिन एक्चुअल में वो मोबाइल फोन यूज कौन कर रही है? मेरी बहन। इस कंडीशन में गुड्स की पोजेशन मेरे पास नहीं है, दिस नॉट कम्स अंडर द एग्जिस्टिंग गुड्स। और अगर हो सकता है मेरे पास किसी के मोबाइल फोन की पोजेशन है लेकिन मैं उसके ओनर नहीं हूँ, तो उस कंडीशन में भी वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। सो एक एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए सेलर के पास उस गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए और साथ में वो गुड्स की ओनरशिप भी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल का, उस टाइम ये दोनों पॉइंट उसमें होने चाहिए प्रेजेंट। सो जो हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स है ना, उसे कोई हम एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करते हैं। ओके, जो भी सब्जेक्ट मैटर है गुड्स का, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स ही होते हैं। एंड
इट इज एसेंशियल दैट दे मस्ट बी इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस, एक्चुअली वो एग्जिस्ट भी करने चाहिए चीजें। मैंने ऐसी चीज नहीं है कि हाँ भाई किसी कोई हॉर्स है उसकी डेथ हो चुकी है और है पोजेशन मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरा ही था हॉर्स, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो मर चुका है, तो मैं कैसे बेच सकती हूँ। तो जो गुड्स मैं बेचने जा रही हूँ वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, वो प्रेजेंट होने चाहिए। ये नहीं कि बाद में बनाऊंगी, अगर बाद में बनाना तो वो फ्यूचर गुड्स में आ जाएंगे। ओके, सो ये कुछ फीचर्स हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के। सो एग्जांपल कि अगर एक वही एग्जांपल है, रिपीट कर रही हूँ कि ए ने हॉर्स बेच दिया बी को ये सोचकर कि मेरा हॉर्स जिंदा है, लेकिन एक्चुअल में हॉर्स की हो गई थी डेथ एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज, कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर क्लासिफाई करे गए हैं, सो जिसमें सबसे पहले है स्पेसिफिक गुड्स, उसके बाद है असर्टेन गुड्स एंड देन अनअसर्टेन गुड्स। सो स्पेसिफिक गुड्स का क्या मीनिंग है? दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, जो हाँ आप उसे वक्त आइडेंटिफाई कर सकोगे, हाँ मुझे ये वाले गुड्स चाहिए स्पेसिफिक, और आप अग्री भी कर रहे हो, हाँ मैंने भी लेना है, दूसरा बेचने के लिए भी रेडी है, ठीक है मैं देना चाहता हूँ। एज वेल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जब सेल हो रही है उस वक्त आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो और मान चुके हो कि हाँ भाई मैंने ये लेने हैं, दैट्स इट, मुझे ये गुड्स चाहिए, सो उसे हम स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ सेल ऑफ हॉर्स आउट ऑफ 25 हॉर्सेस, सो देखो ये जो है कई सारे हॉर्सेस है, इसमें से मैंने एक हॉर्स सिलेक्ट करना है। इफ द हॉर्स इज सिलेक्टेड, स्पेसिफिक हॉर्स को सिलेक्ट करना है, सो ये मैंने सुंदर सा हॉर्स चूज कर लिया है, सो इट विल बिकम माई स्पेसिफिक गुड्स। अगर मैंने एक बार चूज कर लिया है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल इज मेड, सेल होने से पहले ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे ये स्पेसिफिक गुड्स चाहिए, सो ये जो है स्पेसिफिक गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। अभी असर्टेन गुड्स कौन से है फिर बेटा? समटाइम द टर्म स्पेसिफिक गुड्स जो है असर्टेन गुड्स की तरह भी मानी जाती है, लेकिन दोनों में कीन डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या है अभी वो डिफरेंस? वैसे तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रही है, बट एक्चुअली ये दोनों अलग अलग है। अभी क्या डिफरेंस है? मीन स्पेसिफिक गुड्स जो है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन असर्टेन गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप गुड्स को डिसाइड करते हो कि कौन से वाले मैंने लेने हैं। ओके, स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होने के वक्त या फिर उससे पहले आप देख लेते हो मैंने ये हॉर्स लेना है, लेकिन असर्टेन गुड्स कई सारे हॉर्सेस मैंने देखे हैं, उसमें से कोई एक लेना है, लेकिन पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करूंगी, उसके बाद मैं देखने जाऊंगी कि मुझे एक्चुअल में कौन सी चीज चाहिए। नेक्स्ट है अनअसर्टेन गुड्स। अभी अनअसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? When the goods are not separately identified or ascertained at the time of the making a contract of sale. So जब जो goods है आपके सेपरेट नहीं करे गए, असर्टेन नहीं गए करे गए, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, उसे हम अनअसर्टेन्ड गुड्स कहते हैं। असर्टेन में क्या था? वो सेपरेट करे गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अनअसर्टेन में अभी तक सेपरेट करे ही नहीं गए। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ देयर इज गोइंग टू बी अ सेल ऑफ 25 chairs for an office out of lot of hundreds of chairs of the same design and quality, so ये सारी चेयर्स हैं जिसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा गया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसलिए ये अभी तक क्या है? अनअसर्टेन गुड्स। एंड अगर इसमें से मैंने 25 चेयर्स अलग से निकाल कर रख ली, सो दैट कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्टिव पीस ना हो, और बेस्ट चेयर्स 25 मैंने निकाल कर जब एक बार रख ली, तो उन गुड्स को मैं कह दूंगी असर्टेन्ड गुड्स। क्लियर हुआ? ओके। देन उसके बाद फ्यूचर गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर अभी होनी है, या फिर अभी प्रोड्यूस करने हैं, या फिर अभी एक्वायर करने हैं। अब तक हुआ कुछ नहीं है, फ्यूचर में करेंगे हम जो करना है।
बाय द सेलर, सेलर ने ये चीजें अभी लेनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले ही हो चुका है। एग्जाम्पल समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑयल नॉट येट प्रेस्ड फ्रॉम सीड्स। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बायर ने कि वो सेलर जो है उसे ऑयल बेचेगा, लेकिन तब बेचेगा अगर वो एक बार सीड्स में से ऑयल निकाल लेगा। मतलब अभी तक उसने सीड्स में से ऑयल निकाला ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया। तो इन गुड्स को हम कहेंगे फ्यूचर गुड्स। However, it may be noted that the contract of sale of future goods is always an agreement to sell. हमेशा इसे agreement to sell कहेंगे, existing goods subject matter of goods नहीं कहेंगे, as a sale भी नहीं consider करेंगे, agreement to sell कहेंगे किसे, future goods को। Because क्यों, क्योंकि अभी तक ownership transfer नहीं हुई है, goods actual में possession में नहीं आए हैं। ओके, नेक्स्ट है contingent goods। क्या हो गए फिर? ये भी एक तरह से फ्यूचर गुड्स की टाइप मानी जाती है। एंड इनकी जो एक्विजिशन है विच द बायर सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्टिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। सो पीछे फ्यूचर गुड्स में आपको पता है कि मैंने ये चीज प्रोड्यूस करनी है और ये हो जाएगा काम, लेकिन कॉन्टिजेंट में मे एंड मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप पहले ही बोल देते हो बायर को कि हाँ भाई ये काम में रिस्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कल को मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे। लेकिन फ्यूचर गुड्स में आप बायर को होप देते हो कि नहीं ये काम हो जाएगा, फ्यूचर में मैं कर दूंगी। सो अगर फ्यूचर गुड्स में अगर काम नहीं हुआ तो बायर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन कॉन्टिजेंट गुड्स में अगर आपने कॉन्टिजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करा है तो बायर नहीं एक्शन ले सकता। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है, सेलर ने पहले ही बोल दिया है विच मे और मे नॉट हैपन। सो अगर कल को नहीं वो चीज वो दे पाया तो बायर जो सेलर के अगेंस्ट है एक्शन नहीं ले सकता है। सो सेलर में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स कंडीशनली ऑन देयर एक्विजिशन। सेलर कहता है कि अगर मेरे पास गुड्स आएंगे तो मैं बेचूंगी, अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे मत ब्लेम करना। ओके, so goods which might be expected to come into existence as goods to arrive, future crops and the eggs। हो सकता है eggs खराब हो गए, नहीं आए, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो टूट गए, या फिर फ्यूचर क्रॉप्स है जो अभी मैंने निकालनी थी लेकिन बारिश की वजह से खराब हो गई, गुड्स आने थे लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है, कॉन्टिजेंट गुड्स का, फ्यूचर का नहीं करा। मैं भी सेफ रहना चाहती हूँ भाई, क्यों मैं अपने ऊपर इतना रिस्क लूं। So these are contingent goods which may not happen. So such contracts are completed when the goods arrive, crops mature and eggs grow. तभी complete होगा ये contract. But such contract give no right of action। जो मैंने पहले भी explain कर दिया है, इन goods में किसी तरह का buyer को right of action नहीं दिया जा सकता, because contingency does not happen। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज happen ही ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स अग्री टू सेल बाय अ सर्टेन रिंग, ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। सो यस, एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया ना कि हाँ भाई अगर ओनर से उसको रिंग मिलेगी तभी मैं वादा करता हूँ कि आपको दे दूंगी वापस, वरना टाटा बाय बाय खत्म। ओके, सो ओनर देगा रिंग तभी एक्स जो है वाई को रिंग दे पाएगा, अगर एक्स का ओनर उसे देगा। अगर नहीं देगा तो वो नहीं देगा, वाई कुछ नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले ही एक्स ने कंडीशन लगा दी है। सो यस, आई होप दिस टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड आपको आज ये बिजनेस लॉ का पहला टॉपिक समझने में इजी रहा है और आपने एंजॉय भी कराया है ये सेशन। थैंक्स अ लॉट एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो।